नमस्ते, मैं सिनी वाली जनसुलभ पुस्तकालय के इस पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अर्पण जी और जनसुलभ पुस्तकालय का मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इन्होंने यहाँ पर कहानी पाठ के लिए आमंत्रित किया। कल जनसुलभ पुस्तकालय के पेज पर मनीष वैद्य जी का कहानी पाठ था, जो कि बहुत ही शानदार रहा। आज मैं अपनी कहानी इत्रदान, जो कि मेरे नए कहानी संकलन में संकलित है, उसका पाठ करूंगी। ये मेरा दूसरा कहानी संकलन है। इसके पहले हंस अकेला रोया, जो कि बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुआ, और उसका दूसरा संस्करण मलय से आया था। और इसके करीब 5 सालों के बाद मेरा दूसरा कहानी संकलन गुलाबी नदी की मछलियाँ प्रकाशित हुई है। नमस्ते विनीरा जी, अर्पण जी नमस्कार। इस संकलन में, मेरे दोनों कहानी संकलन में ग्रामीण कहानियां हैं, क्योंकि मेरे जीवन का अधिकतर हिस्सा गांवों में ही बीता है। और नवनीत जी नमस्कार। मेरे दोनों कहानी संकलन में ग्रामीण कहानियां ही हैं, क्योंकि मेरे जीवन का अधिकांश हिस्सा गांवों में ही बीता है और मैंने वहाँ के जनजीवन को बहुत नज़दीक से देखा है, या कहिए कि उस दर्द को बहुत हद तक झेला भी है। गांव का मतलब एक तरह से हम मान लेते हैं कि वहाँ पर या तो बहुत ज़्यादा सामंती व्यवस्था है या फिर बहुत भोले भाले लोग हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा और समझा है, अब बहुत अधिक परिवर्तन आ चुका है गाँवों के जीवन में भी, और इन्हीं परिवर्तनों को मैं अपनी कहानियों के माध्यम से व्यक्त करना चाहती हूँ। जब हंस अकेला रोया लिखा था, मैंने कहानी लिखी थी, उसके बाद कई सालों के बाद मैं गुलाबी नदी की मछलियाँ लिख रही हूँ। इस कुछ सालों में भी कुछ परिवर्तन आए हैं। गुलाबी नदी की मछलियाँ एक वास्तविक जीवन की कहानी है, और मुझे खुशी है कि जो पात्र है, जो लड़का उसमें है, तिरुपति, अब उसकी सचमुच में शादी होने वाली है, और वो लड़का फेसबुक पर भी है। हालांकि मैं नाम नहीं ले सकती उस लड़के का। और इस कहानी को कहानी बनाने के लिए कुछ कल्पना का रंग तो सभी कथाकार भरते ही हैं, और मैंने भी भरा है। इस संकलन में जितनी भी कहानियां हैं, सभी वास्तविक जीवन की ही कहानियां हैं। कपोल कल्पनाएं इस संकलन में नहीं हैं। अगर आप इस संकलन की अंतिम कहानी पढ़िएगा, जो थोड़ा सा चोटीला है और थोड़ा सा व्यंग भी है उसमें, लेकिन आप उस कहानी को पढ़कर समझ सकते हैं कि जो अब किसान बच गए हैं, सीमांत किसान जिनके पास बहुत कम जमीन है बची हुई, उनके जीवन में, उनके वैवाहिक जीवन में जो उनकी शादी होने वाली है, किस तरह की परेशानियां आ रही हैं, इस कहानी में मैंने दर्शाने की कोशिश की है। और ये भी एक सत्य घटना पर ही आधारित कहानी है। स्वागत महिमा श्री और वंदना गुप्ता दी, वंदना वाजपेयी जी नमस्ते। आप लोग आई, मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि किसानों की स्थिति हम सबसे छुपी नहीं है, और लगातार कई दशकों से किसानों की स्थिति खराब ही होती जा रही है। जो निम्न मध्यम वर्गीय किसान हैं या सीमांत किसान हैं, अब वो मजदूर बन चुके हैं या बन रहे हैं। उनकी क्या पीड़ा है, उनकी क्या व्यथा है, इसे मैंने बहुत करीब से देखा है। और जब हम किसान का नाम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि में या हमारे मानस पटल पर एक पुरुष उभरता है, जो अब बहुत सारी परेशानियों से परेशान है, और उसके चेहरे पर वो सारा दर्द है। लेकिन वो स्त्रियां छूट जाती हैं कहीं ना कहीं, जो घर के भीतर हैं और कभी संपन्न रही हैं, और अभी वो विपन्नता का दर्द झेल रही हैं। जो पहले गांवों में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा घर में काम हो तो कामवाली या आपकी सहायिका, जो जैसे हम कहते हैं, वो हमें आसानी से उपलब्ध थी।
लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये बदलाव बहुत ज़्यादा आ चुका है कि अब किसी भी गांव में ये समस्या आप देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो स्त्रियां उतना दे नहीं सकती हैं, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं कि वो उनका दे सकें, पेमेंट कर पाएं, तो उनके घर के भीतर उनके ऊपर क्या बीतती है, ये मैंने इत्रदान कहानी में दिखाने की कोशिश की है। हालांकि कहानी में ज़्यादा नहीं खोलूँगी क्योंकि फिर कहानी का आनंद अधूरा रह जाता है। और इस दर्द को उभारने में मैं कितने सक्षम हो पाई, ये आप कहानी सुनकर मुझे बता सकते हैं। शायद कुछ हद तक मैं कर पाई हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। और ये जो नया कहानी संग्रह आया है, गुलाबी नदी के मछलियाँ, मैं इस संकलन से इत्रदान कहानी पढ़ रही हूँ। गांव की ये सड़क उस आलिशान घर तक ही नहीं जाती जो अभी इस गांव की पहचान बनी हुई है। कुछ देर वहां ठहरते हुए सड़क करवट बदलकर मंथर गति से उस घर तक भी जाती है जो इस गांव का पहला 2 मंजिला घर था। बरसों पहले बना ये घर तब घर घर में चर्चा का विषय था। चर्चा उस दुल्हन की भी कम नहीं हुई थी जो बरसों पहले इस घर में ब्याह कर आई थी। जब नववधू की गाड़ी कच्ची पक्की सड़क पर कहारों की दुल की चाल की तरह हिचकोले खाते आई थी, तो उस गाड़ी के पीछे पीछे बच्चे उससे कहीं अधिक झूमते गाते आए थे। गलसिकाई के बाद जब दुल्हन को गाड़ी से सास नंदों की टोली ने गीत गाते हुए उतारा था, तो उसके गोरे पैरों में लिपटे नुपुर और कमर में बंधे कमरबंद के नन्हे नन्हे घुंघरू खिलखिला पड़े। कलाइयों में सोने के कंगन लहठी के साथ मुस्कुराने लगे। छन छन खन खन की मीठी आवाज और लाल बनारसी साड़ी जिसमें सुनहरी बूटियां कढ़ी हुई थीं, उससे दुल्हन की सुंदरता इतनी निखर रही थी कि देखने वालों का मन एक बार में नहीं भरता। वे बार बार कई बार देखते और सोचते। दुल्हन के ये जेवर और लाल बनारसी साड़ी जैसे चटकते गुलाब हों, नववधू के गोरे अंगों से लिपटकर अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं या फिर दुल्हन की। पिता के दिए दहेज और बिहौती लड़की का दमकता रूप सबकी आंखों में उतरता हुआ चर्चा का विषय बन गया। मांग टीका, नथ, चंद्रहार, झुमका, अंगूठी, कमरबंद, पायल, बिछिया तो शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, पर इत्र के बिना श्रृंगार अधूरा रहता है। सुगंध तन और मन दोनों को सुगंधित कर देती है। श्रृंगार के सामान के साथ इत्रदान भी आया, सुनहरे रंग का, जैसे खिलता हुआ स्वर्ण कमल हो, चांदी पर सोने का पानी चढ़ा हुआ। दुल्हन जब रेशमी साड़ी पहने आदम कद शीशे के सामने खड़ी श्रृंगार करती, बच्चे छुप छुप कर खिड़कियों से झांकते। लजाती दुल्हन जैसे ही उन्हें मुस्कुरा कर देखती, बच्चे पर्दा गिराकर हंसते हुए भाग जाते। बच्चों की चपल आंखें शायद ये खोजती कि दुल्हन आखिर आईने के सामने खड़ी क्या क्या करती है जो इतनी सुंदर लगती है, एकदम महारानी की तरह। जैसी रामलीला की जनक दुलारी, वैसी ही सुंदर, झिलमिलाती, लजाती, सकुचाती और मुस्कुराती हुई। श्रृंगार पूरा होने के बाद वह अपनी नाजुक हथेली पर धीरे से स्वर्ण कमल इत्रदान रखती, धीमे से मुस्कुराती, फिर अपनी मेहंदी रची उंगलियों से इत्रदान खोलती। बच्चों की खिलखिलाहट और इत्र की सुगंध का गजब का संयोग था कि उधर इत्रदान खुलता, इधर बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती। स्वर्ण पंखुड़ियों वाला इत्रदान खुलते ही पूरे घर में सुगंध फैल जाती, जैसे अभी अभी सैकड़ों फूलों ने एक साथ अंगड़ाई ली हो। मुक्ता उस इत्र को पहले अपनी कलाइयों पर रगड़ती, सूंघती और न जाने क्या सोचकर उसके लाल अधर मुस्कुरा देते। भीनी भीनी खुशबू से भींगी दुल्हन की सुंदरता और दहेज में मिले सामान की चर्चा होती। 3 भाइयों में इकलौती बहन है,
बाप ने बेटी को क्या क्या नहीं दिया। ऐसी शादी तो बहुत कम होती है। उन्होंने भी तो बिना सोचे समझे नहीं दिया। यहाँ भी तो बहुत कुछ देखा था। पक्के का इतना बड़ा 2 मंजिला घर, उस समय ऐसा घर तो खोजने पर ही मिलता था। बाग, बगीचा, जमीन, जायदाद, ट्रैक्टर, घोड़ा, क्या नहीं था। जमींदार तो नहीं थे, पर खुशहाल किसान थे। लड़के का रूप रंग एकदम राजकुमार जैसा। बीए अंतिम साल में पढ़ रहा था। पढ़ाई खत्म होते ही अगर चाहेगा तो कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी। ऐसा घर वर तो दीपक लेकर ढूंढने पर ही मिलता है, जहाँ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का वास हो। हर पिता की इच्छा होती है कि बेटी ऐसे घर जाए जहाँ उसका जीवन इत्र की तरह सुगंधित होता रहे और चेहरा खुशी से चमकता रहे। पर समय कहाँ समझता है भावनाएं, वो बदल जाता है अपने हिसाब से। अगर कल्पनाएं सच होती तो इस धरती पर दुख के लिए जगह नहीं होती। शादी के कुछ वर्ष चैन से बीते, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जीवन से सुगंध उड़ती चली गई और बच गया सूखा फूल, तपता जीवन। वो सुंदर गोरा दमकता रूप, काले बालों के बीच डोलता सोने का मांग टीका, नाक में झूलता उजले और लाल मोतियों वाला नथ, कर्णफूल और झुमके के भार से थके कानों को सहलाती पुखराज और नीलम से जड़ी अंगूठी पहनी उंगलियां, मुस्कुराते रत्नार होठ, जैसे कुमकुम खिला हो अभी अभी, कोमल हाथ और रेशम सी काया पर फिसलती रेशमी साड़ी। समय इन्हें भी ले गया अपने साथ। बस बच गया था मुरझाए सांवले चेहरे पर ढेर सारी चिंता की लकीरें, अधपके बाल, सूखे होठ और रूखे हाथ। जीवन की कोमल कल्पनाओं ने जब यथार्थ की तपती धरती पर पांव रखा तो छाले पड़ गए। इत्र की जगह पसीने ने ले ली। उस समय लोग साधारण सी नौकरी करना अच्छा नहीं मानते थे। जब इज्जत से खाने पीने और जीने लायक जमीन है तो दूसरों की टंडेली क्यों करनी। पर जिसके सहारे जीवन का इतना बड़ा निर्णय लिया, वो भी बदलते समय के साथ ऐसा बदला कि खाली हाथ और डूबती आंखों के अलावा कुछ न बचा। उस समय 100 बीघे का 3 भाइयों का सम्मिलित परिवार था। धीरे धीरे परिवार बढ़ा, फिर टुकड़ों में बंटता गया और टुकड़ों में बंटती कहराती जमीन बीघे से कट्ठों में बदल गई। गंगा मैया ने रास्ता बदला तो कुछ बीघे धरती उसी में समा गई। इस जल में कितने किसानों के आंसू मिले हैं, ये तो गंगा मैया ही जानती है। गंगा जल ने भी कितना कुछ जलाया। तभी तो प्रकाश कभी कभी गंगा किनारे घंटों सोनी आंख लिए डूबा हुआ कल खोजता है, या आने वाला कल पता नहीं। बीए पास प्रकाश किसान तो अपनी इच्छा से बना, पर अपने जीवन पर अब उसका बश कहाँ था। खेत तो वो खून पसीने से सींचता, पर सूखी धरती पानी मांगती है। वो भावनाओं की भाषा नहीं समझती। अगर समझती तो उसकी संतान भूखों नहीं मरती। भूख भोजन से मिटती है, भावना से भला पेट भरता है। सूखी और भूखी धरती, भूखा पेट और सूखी छाती जिस माँ का हो, वो अपने बच्चों का पेट कहाँ से भर पाएगी। कभी सूखा पड़ता और धरती में दरारें फट पड़ती। उन दरारों में कितना कुछ समा जाता है। प्रकृति अगर कभी प्रकाश के दुख की भाषा समझती तो खूब बरसती झमझम करके। खेत में फसलें लहलहा उठती, हर दाने के साथ झूमने लगती उमंगें। पर प्रकृति भी इंसान को देखकर खुश नहीं होती। जब बरसती है तो कभी कभी रुकने का नाम नहीं लेती। फिर डूबने लगती हैं सबकी लहलहाती फसलें, उसके साथ डूब जाते हैं वो सपने जो पूरे साल पेट भर खाने और छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकाश के साथ गांव भर के किसान देखते। कभी कभार फसल अच्छी भी हो जाती। जब खर्च की गाड़ी चलती है तो रुकती नहीं, बस वो तेज रफ्तार से भागती रहती है। प्रकाश भी गृहस्थी की गाड़ी अपने कंधों पर खींच रहा था। आमदनी का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। धसी आंखें, उजले बाल, काले चेहरे,
और शरीर पर उभर आई नसें। प्रकाश अब पहचान में नहीं आता। सच ही है, आदमी का अपना कुछ नहीं होता। समय के साथ सब बदल जाता है। एक समय था जब प्रकाश का रंग रूप किसी राजकुमार से कम न था, पर आज भी एक समय है कि वह पहचान में नहीं आता। मुक्ता के जीवन में किसान पति, 2 बेटियां, 1 बेटा, बीमार सास और कुछ बीघे खेत बचे थे। वो सुंदर सा चेहरा अब अपनी उम्र से कहीं अधिक दिखता था। वहां हंसी की झलक शायद ही कभी आती। भविष्य की चिंता, वर्तमान की परेशानियां और बीते दिनों की यादें कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती। जिस घर में जेवर से लदी आई थी, उसी घर को चलाने के लिए उसके शरीर से जेवर उतरते गए धीरे धीरे। जो थोड़े बहुत बचे थे वो बिके जेवरों की याद दिलाते। गृहस्थी के कामकाज और बीमार सास की सेवा का भार उन्हीं हाथों पर था जो कभी सोने के मोटे कंगन पहनने से दुख जाया करते थे। जिन हथेलियों पर इत्रदान रखा जाता था उससे अब गोबर की गंध आती है। गांव में अब काम करने वाली नहीं मिलती, और अगर मिल भी गई तो उसकी स्थिति अब ये खर्च उठाने की नहीं, तो फिर उसके दोनों हाथों पर ही पूरी गृहस्थी थी। मुक्ता के घर के निकट से गुजरती गांव की ऊबड़ खाबड़ सड़क यहाँ चिकनी होकर कुछ देर ठहरती है और इस सुंदर से घर को निहारती है। वैसे ही जैसे इस सड़क से गुजरने वाले लोग इसे नजर भरकर जरूर देख लेते हैं। इस घर के भीतर जाना, यहाँ उठना बैठना अपनी शान समझते हैं। जब कोई घर सामान्य से अलग होता है तो वहाँ आने जाने वाले लोग भी इससे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं। एक समय था जब यहाँ मामूली सा 2 कमरों का खपरेल घर हुआ करता था। उसकी और उसमें रहने वाले लोगों की कोई विशेष चर्चा नहीं होती थी। गोतिया भाई गांव समाज का जो भी आता, कोई खैनी थूकते घंटों बातें कर लेता तो कोई बीड़ी फूकते समय फूक देता। पर अब नहीं, अब तो लोग फाटक के भीतर सिर झुकाकर आते हैं और उजले संगमरमर की सीढ़ी पर चढ़ने से पहले चप्पल खोल लेते हैं। घंटों बीड़ी फूकते और चप्पल उतारकर घर के अंदर जाने के बीच समय का जो फासला था, उसने इस घर को एक नाम दिया, कनक भवन। प्रभात ने बेरोजगारी के समय अपनी 4 बीघे जमीन में से 2 बीघे जमीन बेच दी और इन पैसों के दम पर नौकरी में चला गया। 1 नंबर की कमाई से सिर्फ पेट ही भर सकता है। मन भरने के लिए दूसरा भी रास्ता खोजना पड़ता है। यह बात प्रभात अच्छी तरह समझता था। वह इस सुख के रास्ते का मंत्र भी जानता था। बड़े बड़े लोगों से जान पहचान और पारिवारिक संबंध बनाने की कला उसे मालूम थी। उसकी पत्नी को मैडम, उनकी पत्नी को मैडम और माता को राजमाता कहते और उनके पैरों पर गिरते देर नहीं लगती। ये अलग बात है कि अब वे गांव के बड़े बूढ़ों को पैर छूकर प्रणाम नहीं करता। आजकल लक्ष्मी के घर आने का बहुत सा रास्ता होता है, पर ईमानदारी और मेहनत के रास्ते लक्ष्मी घर देर से आती हैं। उससे पहले वो रास्ता वहां तक जाता है जिस पर चलने वालों की रीढ़ की हड्डी नहीं होती। सबसे पहले प्रभात ने अपनी रीढ़ की हड्डी ही हटा दी। वो दोनों हाथों से जितना धन कमाता, उससे उसे जानने पहचानने वाले गांव समाज के लोग उसकी उतनी ही तारीफ करते। वो जितना बड़े बड़े लोगों के चरणों में लौटता, लोग उसकी उतनी ही पीठ ठोकते। समय समय की बात है। हाँ, तो बात हो रही थी इस शानदार घर की जो अब इस गांव की पहचान बन चुका है और प्रभात परभतवा से प्रभात बाबू बन गए हैं। 3 मंजिला घर, आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस इस गांव का पहला घर है जिसमें ठंडे पानी से लेकर गर्म पानी और गर्म हवा से लेकर ठंडी ठंडी हवा जब मर्जी तब चलने लगती है। जब प्रभात बाबू और उनका परिवार यहाँ नहीं रहता है तो नौकर घर की देखभाल के लिए रहता है। इन दिनों इस घर में खूब चहल पहल है। प्रभात बाबू और सुगंधा सिर्फ सुगंधा नहीं है, इस घर की मालकिन है। आज से लगभग 25 साल पहले जब मुक्ता मकंदपुर से ब्याह कर आई थी, तब आसपास के गांवों में उसके रूप और दहेज की चर्चा होती रही थी बहुत दिनों तक। ठीक उसके 2 साल बाद सुगंधा, जो मुक्ता की चचेरी बहन लगती है, वो भी ब्याह कर इसी गांव आई।
प्रभात और सुगंधा की शादी खबर तो बनी, पर चर्चा का विषय नहीं बन पाई। मुक्ता के इत्रदान से निकले इत्र की खुशबू आसपास के गांवों तक फैली, पर सुगंधा संध्या का फूल भी नहीं बन पाई। वही सुगंधा आज सुगंधा मालकिन बन गई है। मालकिन और मालिक बेटी की शादी की तैयारी में लगे हैं। शादी तो शहर से होगी, लेकिन आजकल वो अपने गोतिया समाज को शादी में न्योतने और कुछ जरूरी काम से आए हैं। आज से ठीक 15 दिन बाद माघ पिछला पख पंचमी को ब्याह है। सुगंधा के एक इशारे पर दाइयां व नौकर एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। उसकी पलक झपकती और उधर काम पूरा हो जाता। जेवरों और अन्य सामान की खरीदारी तो बड़े बड़े शहर से हो गई, पर गांव का सुनार भी इस ब्याह के लिए कब से आस लगाए बैठा था। मालकिन का थोड़ा बहुत खरीदना भी इसके लिए बहुत कुछ हो जाएगा। वो अपनी दुकान से अच्छा आभूषण और चांदी का सामान लेता आया था। क्या पता मालकिन को कब क्या पसंद आ जाए। जहां लक्ष्मी की कृपा होती है, वहां बहुत कुछ इच्छा पर निर्भर करता है। सुगंधा रेशमी साड़ी पहने आधुनिक जेवरों से लदी गांव के सुनार के पास जेवर देख रही है। सुनार मालकिन के आंखों के भाव से ही समझ जाता है कि कौन सा इन्हें पसंद आया और वो उसे अलग रख देता। पर वो कुछ खोज रही थी, कोई इच्छा जो जाने अनजाने कब से मन में दबी थी। इस सुनार के पास शायद मिल जाए। इधर सुनहरा दिन ढला, उधर मुक्ता ने अंधेरे में लालटेन तेज की। उसके जीवन में जितनी रोशनी थी, उस पुराने लालटेन में भी उतनी ही रोशनी थी। उसी के इंजोर में वो आंगन में चूल्हे पर रोटी बना रही थी कि एक गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी। उसकी रोशनी में मुक्ता का पूरा घर नहा गया। इस समय घर में कोई नहीं था। जब तक मुक्ता दरवाजे पर आती, सुगंधा गाड़ी से उतरकर घर के भीतर आ रही थी। जब तक सुगंधा भीतर आंगन तक नहीं आई, गाड़ी की लाइट जलती रही। भीतर अचानक अपना ही मुंह देखते लालटेन की रोशनी में सुगंधा के लिए अपने को सहज रखना आसान नहीं था। आसान मुक्ता के लिए भी नहीं था इस तरह सुगंधा का बिना खबर दिए उस घर से इस घर तक चले आना। मुक्ता को अपनापन तो जगा, पर वह सुगंधा और अपने बीच की दूरी समझ रही थी। तेजी से बढ़ते कदम को झिझक ने थोड़ा धीमा कर दिया। आंचल में हाथ पोंछती हुई मुक्ता बोली, आओ बहन, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। तुम तो दीदी हमारे घर का रास्ता ही भूल गई। कई दिनों से यहाँ हो और तुम एक बार भी हाल पूछने नहीं आई। जब तक मुक्ता कुछ बोलती, सुगंधा आगे बोलने लगी। उस मध्यम रोशनी में सुगंधा का चेहरा खुशी से चमक रहा था। शरीर के गहने झिलमिला रहे थे। अपनी रेशमी साड़ी संभालते हुए बोली, दीदी न्योता देने आई हूँ। तुम्हारे बिना आए काम नहीं चलेगा। बबली की शादी है, तुम्हें तो आना ही होगा। इसमें कहने की क्या बात है, वो तो जाएंगे ही। नहीं दीदी, तुम्हें भी आना होगा। मैंने तो तुम्हारा रिजर्वेशन भी करा दिया। शादी अगर गांव से होती बहन, तो तुम्हें कहना नहीं पड़ता, मैं जरूर आती। तुम तो जानती हो बीमार माताराम और ये घर किस पर छोड़ कर जाऊंगी। दीदी बस 2 दिनों की तो बात है। मुक्ता कुछ नहीं बोल पाई। फिर बात निकली कि शादी में कौन कौन आने वाले हैं। नैहर से भी बहुत लोग आ रहे हैं, जिनसे मिले मुक्ता को वर्षों बीत गए। बड़े बड़े नेता, अधिकारी और बिजनेसमैन भी आएंगे, पर इतने बड़े लोगों की चर्चा के बीच मुक्ता कहीं नहीं ठहर पा रही थी। उसने बात बदलते हुए सुगंधा से कहा, अरे खड़ी खड़ी बातें ही करती रहोगी, बैठोगी नहीं? और चौकी कपड़े से पोंछती हुई उसे बैठने का इशारा किया। सुगंधा चौकी के एक किनारे सिमटकर बैठ गई। बोली, हम चाहते तो थे गांव से ही शादी करना, पर इतने बड़े बड़े लोगों को यहाँ ठहराने में दिक्कत हो जाती। 1 मिनट भी वो लोग एसी के बिना नहीं रहते। यहाँ आसपास उनके लायक कोई होटल भी नहीं, और लड़के वाले तो गांव में पैर रखने के लिए तैयार ही नहीं। बेफिक्र सुगंधा अपनी बातों की कला से अपने वैभव का प्रदर्शन करती रही। मुक्ता भी अपने चेहरे पर एक ठहरा सा भाव लिए सब सुनती रही। शादी का निमंत्रण बीमार सास और खाली हाथ पर किसी बड़े पत्थर के वजन से कम न पड़ा। प्रकाश ने मुक्ता से कहा, तुम तैयारी करो, इंतजाम हो जाएगा।
लेकिन इतने रुपयों का इंतजाम कैसे होगा? पैसे वालों से रिश्तेदारी निभाना आसान नहीं होता। बड़े बड़े लोगों के बीच पान नहीं तो पान की डंडी को लेकर खड़ा होना ही होगा। दूल्हे के लिए सोने की अंगूठी और कपड़े, मुंह दिखाई अलग से। हाथ में कम से कम 500 रुपये तो चाहिए ही। बबली की साड़ी भी 3-4 हजार से कम न होगी। फिर हाथ डोलाते हुए तो नहीं पहुंच जाएंगे ना। परदेस है, हाथ में भी तो कुछ चाहिए। तुम चिंता मत करो, इंतजाम हो जाएगा, बोलता हुआ प्रकाश उस 2 मंजिले घर से निकला। उसके माथे पर पड़ी लकीरें कह रही थी, इंतजाम कैसे होगा? फसल तो भी खेत में खड़ी है, सुनहरी भी नहीं हुई। किसानों के घर ब्याह तो बैसाख जेठ में होता है, पर पैसे वाले बैसाख की आस क्यों धरें? आम के बगीचे का 2 साल का बयाना तो वो पहले ही ले चुका है। कोऑपरेटिव जहां वह गाय का दूध देता है, उससे पहले ही वो 4,000 ले चुका है। पहले तो दूध देकर हिसाब चुकता करना पड़ेगा, तभी तो उसके आगे मुंह भी खोल पाएगा। फिर तो एक ही रास्ता बचता है, मास्टर दीनानाथ का द्वार। उसने कभी सोचा था नौकरी ना करी। आज प्रकाश को उसी दरवाजे पर खड़ा होना होगा। मुक्ता अपने पति और गांव के दूसरे लोगों के साथ शहर पहुंच गई। एक बड़े होटल में शादी की व्यवस्था थी। वहां ठहरने वाले लोगों के लिए विशेष कमरों की व्यवस्था थी। इन कमरों में ऐसे लोग ठहरते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, नेता और शहर के प्रतिष्ठित लोग होते हैं। उनके कुछ देर ठहरने के लिए कितनी तैयारियां होती हैं। पानी की तरह बहाए पैसों वाली शादियों में इनके आने से 4 चांद लग जाते हैं। प्रतिष्ठा धन के माध्यम से बहुत तरीके से खरीदी जाती है। होटल सजा हुआ, कमरा सुंदर सुव्यवस्थित इन लोगों के लिए तैयार था। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक फ्लैट बुक था, 3 कमरों वाला, जहाँ गांव से आने वाले लोगों के रहने की व्यवस्था थी। सभी ने सुगंधा और प्रभात बाबू से मिलकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। गांव से आए लोग होटल के कमरों और यहाँ के कमरों का फर्क समझ रहे थे। शादी की तैयारी और चकाचौंध देखकर मुक्ता को अपनी शादी याद आ गई, जिसकी जगमगाहट पर धूल चढ़े बरसों बीत गए थे। अपने हाथों से धूल पोंछकर बीते दिनों के आईने में उस समय को देख रही थी। शादी में आए सगे संबंधियों से भरा घर, सभी की हंसी आपस में घुल मिल जाती थी। देख रही थी पिताजी के चेहरे पर गर्व की चमक, माँ के चेहरे पर वो खुशी कि बेटी बहुत ही सुखी घर में ब्याही, सुखी नैहर से विदा होकर जेवर से लदी राजकुमार जैसे पति के साथ कितने सपने लिए अपनी आंखों में वो समृद्ध ससुराल आई थी। सब कुछ कितना सुखद था। आज का भी समय है कि सारी संपन्नता न जाने कहाँ खो गई। हाथ खाली और आंख आंसू से भरे। किसे दोष दे वो? अपने पति को, जिसने मेहनत कर करके अपना शरीर गला लिया, फिर भी स्थिति दिनों दिन बदतर ही होती चली गई। या फिर समय को दोष दे, जिसने धरती को पसीने से सींचने वालों का पेट खाली ही रखा। मुक्ता का ध्यान सुगंधा की आवाज ने तोड़ा। झिलमिलाती साड़ी और बहुमूल्य जेवरों से लदी मुस्कुराती हुई बोली, कहाँ ध्यान है दीदी? कब से बोल रही हूँ, लगता है सफर में बहुत थक गई हो। हाँ बहन, अब बहुत थक गई हूँ। थकने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारी बेटी का ब्याह है और तुम अभी से ही थक गई। दीदी, तुम सबको लेकर थोड़ी देर में होटल आओ, वहाँ तिलक होगा और सामान भी वहीं रखा गया है तिलक में जाने वाला। और हाँ, गोसाई गीत गाने वाली चाची और सबको लेकर जल्दी आ जाओ। गोसाई गीत पहले होगा, तभी तो आगे का कुछ भी विधि विधान होगा। कहती हुई सुगंधा पूरे कमरे को सुगंधित करती हुई चली गई। मुक्ता उसे जाती हुई देखती रही। बाहर कई बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी थीं। होटल दुल्हन की तरह सजा था। लोग भी सज धज कर घूम रहे थे तो कुछ व्यस्त भी थे। जिस हॉल में दहेज में जाने वाला सामान सजा कर रखा गया था, वहां की जिम्मेदारी सुगंधा की छोटी बहन स्वीकृति की थी। स्वीकृति की आर्थिक स्थिति कहीं से भी स्वीकृति नहीं देती कि वो इतनी महंगी साड़ी और जेवर पहन सके, पर आज वो सुगंधा की बहन है और उसने अपनी साड़ी और जेवर से बहन को भी सजाया था। आखिर रिश्तेदार भी तो प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं।
और आर्थिक रूप से कमजोर रिश्तेदार टाट में पैबंद की तरह लगते हैं। हर कोई इन्हें छिपाना चाहता है। सुगंधा ने आज के लिए पैबंद को रेशम और सोने से ढकने की कोशिश की। उस हॉल में बहुत से लोग जमा थे, कहीं कुछ खड़े थे तो कहीं हल्की चहलकदमी भी हो रही थी। बड़े बड़े लोगों के लिए दहेज में दिया जाने वाला सामान तो जाना पहचाना था, पर जिन्होंने पहली बार देखा था वो तो आंखें फाड़े देख रहे थे। मुक्ता भी गांव की महिलाओं के साथ दहेज में दिया जाने वाला सामान देख रही थी। बहुत कुछ ऐसा था जो वो जीवन में पहली बार देख रही थी। इसका घर में कहाँ और क्या उपयोग होता है वो जानती भी नहीं थी। चांदी का बर्तन हॉल के बीच में रखा गया था। स्वीकृति वहीं खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अनजानेपन का भाव था। मुक्ता पर नजर पड़ते ही वो सहज मुस्कुरा पड़ी। आगे बढ़कर वे एक दूसरे के गले मिली, हालचाल पूछा। नैहर से आए लोगों के बारे में बातें हुई, कौन कौन आए हैं और सब कहाँ हैं। बातचीत का प्रवाह जब थोड़ा कम हुआ तो मुक्ता का ध्यान चांदी के बर्तनों की ओर गया। एक अदृश्य डोर ने उसे उस ओर खींचा और उसके पैर अनायास ही उधर बढ़ गए। मुक्ता के आगे से जब कुछ लोग हटे तो उसकी नजर उन बर्तनों पर गई। बहुत दिनों बाद इतने चमचमाते चांदी के बर्तन देख रही थी। उसे लगा इन बर्तनों से कभी उसका भी नाता था। आज ये सुगंधा का है, पर कुछ पल का अपनापन इन बर्तनों के प्रति मुक्ता का भी जगा। चमचमाती थालियां, ग्लास, प्लेट, कटोरी, चम्मच का सेट, पान, सुपारी, नारियल, गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति, कलशी, छोटी बड़ी मछलियां। कभी ये सब अपना था, आज ये सपना है। फिसलती हुई नजर वहां जाकर जड़ हो गई। लगा जैसे धमनियों में बहता हुआ खून कुछ पल के लिए जम गया हो। ये क्या है? कहीं मेरी आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा? नहीं, ये भ्रम ही है। ये वो नहीं हो सकता। भीतर से आवाज आई, वही तो है, वही कमल की तरह खिली पंखुड़ियां। न जाने कितनी बार ये कमल उसकी हाथों में खिला है, वो कैसे नहीं पहचान पा रही। वही तो है, हू बहू वही है, वही रूप, वही रंग, वही नक्काशी। लेकिन दुनिया में एक जैसी बहुत सी चीजें होती हैं, ये इत्रदान उसका नहीं हो सकता। अगर नहीं है तो वो कौन सी डोर है जो उसे इत्रदान की ओर खींच रही है? चांदी के सामान के बीच वो इत्रदान अपनी पंखुड़ियां खोले स्वर्णिम आभा बिखेर रहा है। उसके देह में झंझनाहट फैल गई। नहीं, ये वो इत्रदान नहीं हो सकता जिससे निकलने वाले सुगंध ने उसे और उसके जीवन को सुगंधित किया था, जो शादी में विदा होते समय उसके पिता ने दी थी। वो इत्रदान सामने चमचमा रहा था, लेकिन ये चमक कितनी बिजलियां गिरा रही थी। कुछ पल बाद मुक्ता बीते दिनों से निकलकर अपने आप को संभालती हुई नापते कदमों से इत्रदान तक पहुंची। इन कदमों के बीच उसने बहुत कुछ नापा था। वो अपने को अब भी दिलासा दिला रही थी कि ये वो इत्रदान नहीं है। एक ही तरह का दूसरा हो सकता है, पर ये वो नहीं हो सकता। कई बार स्पर्श ही पहचान बता देती हैं। उसने अपने डगमगाते भरोसे और कांपते हाथों से इत्रदान उठाया। मन ने कहा, नहीं नहीं, ये वो नहीं हो सकता। स्पर्श ने कहा, वही तो है। और इसी हाना के बीच उसने इत्रदान खोल दिया। लेकिन इस बार इत्रदान खोलते ही सैकड़ों फूलों ने अंगड़ाई नहीं ली, सुगंध के साथ खिलखिलाहट नहीं गूंजी। हाँ, 2 बूंद आंसू उसमें जरूर गिर पड़े, पर उसकी आंखें अभी कुछ खोज रही थीं। आंसू भरी धुंधली नजर से उसने इत्रदान को उलटकर देखा। कुछ साफ नहीं दिख रहा था। उसने हल्के से भरी आंख पोंछी। मौ अक्षर चमक उठा। इधर मुक्ता के भीतर बहुत कुछ पिघल गया। हाँ, ये उसी का तो है, उसका इत्रदान, स्वर्ण कमल इत्रदान। इत्रदान की पेंदी पर उसके नाम का मौ अक्षर लिखा था, जो उसके पिता ने लिखवाया था निशाने के लिए। इस मौ अक्षर में उसके जीवन का हाहाकार छिपा था। जी चाहा इत्रदान सीने से लगाकर वो फूट फूट कर रोए। इतने बरस जिंदगी ने जो दिया, उस दर्द को रोकर जी हल्का कर ले।
इत्रदान को हाथों में लिए जीवन के उन्हीं पलों में पहुंचे जहां से जीवन शुरू किया था। पर शायद आंसू भी दुनिया की रीत जानते हैं, वो भीतर ही जम गए। पर कान सुन रहे थे, लोग कह रहे हैं क्या क्या नहीं दिया है बेटी को, ऐसी शादी तो बहुत कम होती है। दूसरे कान में आवाज आ रही थी, डॉक्टर ने कहा है अगर दवा का इंतजाम नहीं हुआ तो माँ। पर कहाँ से? चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा था, बेबसी थी, लाचारी थी। उस अंधेरे से लड़ने के लिए मुक्ता अपना अस्त्र निकालते हुए पति से बोली थी, इसे बेचकर दवा ले आइए, कम से कम संतोष तो होगा कि हमने माता राम को बचाने की कोशिश की। इत्रदान, अंधेरे से में डूबती प्रकाश की आवाज थी। जहां जीवन आंसुओं में डूबा हो वहां इत्रदान का क्या काम। उस अंधेरे में भी स्वर्णकमल इत्रदान की तराशी हुई पंखुड़ियां चमक रही थीं, पर उसमें सुगंध नहीं, क्योंकि इत्रदान अब अपने भीतर न जाने कितने सपनों का मृत्यु गंध छिपाए था। प्रकाश को देने से पहले मुक्ता अंतिम बार इत्रदान को अपनी हथेली पर कुछ क्षण कस कर पकड़ा, आंखें बंद की, मन कड़ा किया, फिर छोड़ दिया दुख की बहती नदी की तेज धारा में। वो जानती है इस नदी का कोई किनारा नहीं। इस नदी में धीरे धीरे उसका सब कुछ डूबता जा रहा है। वही इत्रदान दुख की लहर में डूबते उतराते आज किनारे लगा है, लेकिन वो कह भी नहीं सकती ये स्वर्णकमल इत्रदान उसका है। उसके आंसू और जीवन का हाहाकार उसमें बंद है, जिसे वो सुन तो सकती है पर कह नहीं सकती कि ये उसका है। स्वर्णकमल इत्रदान, पिता का दिया इत्रदान अब उसका नहीं है। हाँ, उसका नहीं है। चारों दिशाओं से यही आवाज आने लगी, धरती घूमने लगी, इत्रदान इत्रदान। बुदबुदाती हुई मुक्ता का वर्षों से थका मन अचेत होकर वहीं गिर पड़ा। धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही धीरज के साथ पूरी कहानी सुनी और मेरा उत्साह बनाए रखा। वंदना गुप्ता दी और बालकीर्ति जी, बहुत धन्यवाद, जो मुझे यहाँ पर अभी जिनका कमेंट दिखाई दे रहा है। और सुनीता जी, बहुत धन्यवाद, आप आई। वंदना वाजपेयी जी, नमस्ते। आप लोगों को कहानी पसंद आई। मुझे लगता है कि ये किसी एक गांव की कहानी नहीं, लगातार किसानों की स्थिति जो गिर रही है और उसके अंदर जो एक द्वंद, एक दुख की धारा बह रही है, ये मैंने कोशिश की है कि मैं इस कहानी में वो दिखा सकूं। पता नहीं मैं कितना दिखा पाई, लेकिन कोशिश मेरी यही थी। अगर कोई आप लोगों का कोई सवाल हो तो मैं जवाब दूं। और अगर मैं कहानी की, अपनी लिखी कहानियों की रचना प्रक्रिया पर बात करूं तो ये बताना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है कि किस प्रक्रिया से गुजरकर कहानी मैंने लिखी या लिखी जाती है। ये सभी लिखने वाले मित्र, कथाकार और साहित्यकार सभी जानते हैं कि ये एक सुखद और दुखद दोनों तरह की अनुभूति चलती रहती है। हाँ, कभी कोई एक शब्द, कोई किसी आंख का दर्द, कोई एक पंक्ति या आसपास जिस माहौल में आप रच बस रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, वहाँ आप जो देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो आपकी कहानियों में आता है। कई मित्र मुझे पूछते हैं कि आप कम बोलती हैं, लेकिन आपके पात्र कभी कभी बहुत बोलते हैं और बहुत भचाल हैं और उनकी व्यंग भी बहुत, उनके व्यंग भी बहुत तीक्ष्ण होते हैं। तो ये कैसे होता है? तो मैं कहूँगी कि जिस परिवेश में मैं बड़ी हुई हूँ और भाषा का रस अभी गांव में है, और मेरा गांव रन्नूचक है और मेरा बहुत लंबा जीवन वहाँ बीता है। उसके बाद संयोग से शादी के बाद मैं बहुत लंबे समय तक गांव में रही हूँ। लेकिन शादी के पहले का जो जीवन होता है वो आप समाज से ज़्यादा जुड़ सकते हैं। तो उस जीवन में कुछ जो मेरे आसपास मेरी उम्र के या मुझसे कुछ छोटे या मुझसे बड़े और बुजुर्ग रहे हैं, उनकी भाषा इतनी रसदार है, इतना उसमें रोमांच होता है और एक पुट होता है कि आप अगर किसी भी तनाव में हैं तो आपका तनाव कम हो सकता है।
नहीं तो वास्तव में जितने तनाव में वो जी रहे हैं और जितनी परेशानियों का वो सामना कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल कुछ महीने पहले आई बाढ़ एक ताज़ा उदाहरण है, और भी कई सारे उदाहरण हैं। ये तो अभी तुरंत आया तो मैं इसलिए बता रही हूँ, लेकिन फिर भी वो उस दुख में भी वो परेशानी में जीवंत बने हुए हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। और इसमें उनकी भाषा का बहुत बड़ा सहयोग है। मैं अक्सर, हालांकि अब जाना मुश्किल होता है, और अगर गई भी तो सबसे मुश्किल ये होता है कि अगर आपके जानने वाले, आपके परिवार के लोग अगर जान गए कि आप लिखती हैं, तो उनकी सहजता फिर बातों की ख़त्म हो जाती है, जो मेरे लिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और तो मतलब शायद मैं कुछ ज़्यादा लंबा खींच रही हूँ। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब भाषा आती है वो गांव में है और अभी भी है। कई बार मेरी जब पिताजी से चर्चा होती है या फिर मैं कहीं पढ़ती हूँ, तो वो भी कहा करते थे कि रेणु जी अक्सर बीच बीच में अपने गांव चले जाया करते थे, क्योंकि जब आप भाषा से जुड़े हैं तो कहानियों में जीवंतता है। वहाँ जो परिवर्तन आ रहे हैं, बरसों पहले परिवर्तन को हम लेकर नहीं चल सकते हैं। तत्काल कुछ वर्षों में जो आया है, हम पुराने सोचकर लेकर नहीं चल सकते हैं कि एक सामंती व्यवस्था थी और इस वर्ग ने उस वर्ग को परेशान किया है। अब बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है और आना भी चाहिए, ये कोई खराब बदलाव नहीं है, लेकिन हमें उस बदलाव को दर्ज भी उसी रूप में करना चाहिए। और आप सभी लगातार बने हुए हैं। मेरी बात तो यहीं ख़त्म होती है। अगर कुछ मुझे गांव में अभी भी कह रही हैं कल्पना मनोरमा जी कि आप अपने हृदय में संजोए हुए हैं गांव को। दीदी सच कहूँ तो मैं लगातार गांव में रही हूँ और अभी भी गांव जाती हूँ तो मैं उसी रूप में रहती हूँ जैसे मैं पहले रही हूँ। अक्सर लोग मुझे कह भी देते हैं कि अरे तुमको देखकर नहीं लगता है कि तुम गांव से बाहर रहती हो, तुम्हारी भाषा, तुम्हारे रहन सहन में कोई अंतर नहीं आया है। तो मैं इस अंतर को नहीं लाना चाहती हूँ कि जब ये अंतर आएगा तो शायद मेरे भीतर का वो कथाकार कहीं ना कहीं चोटिल हो जाएगा। हाँ, बदलाव को उस रूप में दर्ज करना चाहिए जो वर्तमान में चल रहा है। और मुझे यहाँ अर्पण जी ने ये अवसर दिया और इस मंच पर लगातार इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, कहानी पाठ हो रहा है। तो अर्पण जी को और जनसुलभ पुस्तकालय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सब लगातार मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करती हूँ।